हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। जैसे हमने देखा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स क्या होते हैं, ऐसे ही हम आज देखेंगे एंजाइम्स क्या होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में एनर्जी सेविंग का काम करते हैं। वो कैसे वर्क करते हैं, उनके ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं, ये हम सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी, जैसे हमें पता है हमारी बॉडी डिफरेंट सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स मिलके बनी होती है और इसमें वेरियस प्रोसेसेस शुरू होती रहती है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म। तो हमारे बॉडी में सेल द्वारा एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, उसे हम एंजाइम्स बोलते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं वो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, एक्सेप्ट द आरएनए एक्टिंग राइबोजाइम्स। बाकी सब जो एंजाइम्स होती है वो प्रोटीनेस इन नेचर होती है। उसे हम बायो कैटालिस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी में डिफरेंट प्रोसेस होती है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाती है। वो खुद रिएक्शन का रेट बढ़ाती है और लेकिन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती है और प्रोडक्ट मिलने के बाद सेपरेट हो जाती है और दूसरी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने में हेल्प करती है। मतलब एंजाइम्स आर अ colloids in nature, proteinous in nature. They act as a biocatalyst, specific in their action, and they are capable of catalyzing chemical reaction without altered or destroy the process. मतलब जो प्रोसेस है वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ाती है, लेकिन वो खुद में कुछ चेंजेस नहीं होने देती, खुद वो सेपरेट हो जाती है और दूसरी रिएक्शन के लिए काम आती है। तो अब ये एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं वो हम देखेंगे। एंजाइम्स कैसे वर्क करती है, एंजाइम ये पता होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि इसमें एक्टिव साइट्स क्या होती है, सबस्ट्रेट क्या होता है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। जो सबस्ट्रेट है, एंजाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट होता है, उसे हम एक्टिव साइट्स बोलते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक ताले के लिए स्पेसिफिक की होती है, उसी की में जाके वो फिट हो जाता है और रिएक्शन और ताला ओपन होता है। वैसे ही एंजाइम्स मतलब क्या है, हमारे रूम का ताला है, मतलब वो लॉक है, उसमें की यानी सबस्ट्रेट है जो रिएक्शन में अटैच होने वाला है, जिसके हमें रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है, उसे हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। और जिस जगह पे एंजाइम्स में वो सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट अटैच होने वाला है, उसे हम एक्टिव साइट बोलते हैं। जो साइट पे अटैच होगा उसे एक्टिव साइट, और जो अटैच होने वाला रिएक्टेंट है उसे हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। जैसे ही एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है तो उसका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। डायग्राम में देखो, अब मैं जैसा एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ आप डायग्राम में देखते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है तो वो जो प्रोडक्ट है, वो जो सबस्ट्रेट है, उस पर चेंजेस होके हमें प्रोडक्ट मिल जाता है और एंजाइम खुद सेपरेट हो जाता है। सेम वैसे की वैसे ही उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है और फिर अलग से दूसरी रिएक्शन के लिए वो काम आ जाता है। अभी हम देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। हमारे बॉडी में जो डिफरेंट प्रोसेस होती है उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जब हमारी बॉडी में एनर्जी मिलेगी तभी हमारी बॉडी में प्रोसेस शुरू होती है। तो ये जो एनर्जी है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। मैंने यहाँ पे आपको कर्व दिखाया है, जैसे कि वाई एक्सिस पे हमें फ्री एनर्जी लिया है और एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेसिव एक्शन लिया है। जो नीचे का कर्व है वो विदाउट एंजाइम है, मतलब एंजाइम नहीं हुआ। जो ऊपर वाला कर्व है वो विदाउट एंजाइम है, मतलब हमें जब रिएक्शन बनानी है, जब प्रोडक्ट प्राप्त करना है, तब वो रिएक्शन के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है। और विथ एंजाइम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे है, बढ़ जाता है और उसमें एनर्जी कम लगती है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माउंटेन में जो टनल बनाए होते हैं, टनल इन माउंटेन। जैसे कि माउंटेन से हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें एनर्जी कैसे लगेगी, ज्यादा लगेगी। और जो टनल है, जो नीचे से ट्रैक बनाया है रेलवे का, वहां से हम जाएंगे तो हमें एनर्जी कम लगेगी। तो ये है उसका मैकेनिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल। तो वो जो टनल है वो क्या करता है, एंजाइम का काम करता है। मतलब एंजाइम होगा तो एनर्जी कम लगेगी और एंजाइम नहीं होगे तो एनर्जी कैसे लगेंगी, ज्यादा लगेंगी। तो है उसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। जैसे ही सबस्ट्रेट एक्टिव साइड में अटैच हो जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है और प्रोडक्ट मिलता है, एंजाइम वैसे के वैसे सेपरेट हो जाता है।
अब ये जो रिएक्शन होती है उसके ऊपर सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। वो कौन से फैक्टर्स है ये हम देखेंगे, जैसे टेम्परेचर, पीएच, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स एंड इनहिबिटर्स। ये जो फैक्टर्स है उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। पहले टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, एंजाइम की जो रिएक्शन है वो करने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर लगता है। जैसे कम टेम्परेचर कम होगा तो भी एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा तो रिएक्शन का रेट कैसे होगा, कम होगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। बट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर तक ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो जैसे हमने देखा कि जो एंजाइम्स है वो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से क्या हो जाता है, ये जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मतलब डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम हो जाता है। तो फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, यानी कि वो काम नहीं कर पाता। तो जो नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर है वही उसके लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर, उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर बोलते हैं। यहाँ पे कर्व दिखाया है फर्स्ट डायग्राम में। 37 डिग्री हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो 37 डिग्री तक वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। लेकिन और टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसका डिनेचुरेशन होकर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। सेम वैसे ही पीएच का होता है। पीएच कैसे, स्पेसिफिक पीएच तक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, मतलब और ज्यादा वो बेसिक हो गया 8 पीएच तक होगा तो ठीक है, बाद में और ज्यादा पीएच बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। और थर्ड फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब एंजाइम के ऊपर जितनी भी एक्टिव साइड है उतना हमें सबस्ट्रेट होगा तो हमारी रिएक्शन का रेट कैसे है, बढ़ जाएगा। मतलब कम सबस्ट्रेट हो गए तो कम रिएक्शन का रेट होगा, ज्यादा हो गए तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाएगा। लेकिन जितने भी एक्टिव साइड है उतने ही सबस्ट्रेट हो गए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। एक्टिव साइड से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट का हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे, स्टेडी हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन तक बढ़ता है, थर्ड डायग्राम में देखो, और बाद में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा भी हो गया सबस्ट्रेट का, लेकिन एक्टिव साइड तो एंजाइम के ऊपर नहीं है, तो फिर कैसे रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, तो इसलिए वो स्टेडी हो जाता है। और फोर्थ फैक्टर है एंजाइम कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स। एंजाइम्स की जब एक्टिविटी होती है तो उसे कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स लगते हैं, जैसे कि को पार्टनर्स बोलते हैं हम उसे। तो ये कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स नहीं होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होता है, मतलब एंजाइम्स काम नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये भी होना जरूरी होता है। और फिफ्थ फैक्टर है एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम्स इनहिबिटर्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इनहिबिटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एंजाइम की एक्टिविटी कम कर देते हैं। कोई कोई इनहिबिटर तो पूरा ही एक्टिविटी उसका स्टॉप कर देते हैं, मतलब एंजाइम इनहिबिटर उसको रेट ऑफ रिएक्शन कम कर देते हैं या तो फिर स्टेडी कर देते हैं। तो 8 थे 5 फैक्टर्स, टेम्परेचर, पीएच, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, एंजाइम कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स एंड एंजाइम इनहिबिटर्स। तो इस वीडियो में हमने उसका फैक्टर्स एंड मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एंजाइम देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका इनहिबिशन डिटेल देखने वाले हैं। यदि आपको मेरा पसंद आया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।